मैं आरसी पांडे आप लोगों को अच्छा एकेडमी प्रयागराज में यूट्यूब चैनल पे समास का टॉपिक लेके आया हूँ और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को सरल से सरल भाषा में समास को समझा सकें। देखें, समास मतलब होता है संक्षेप, या अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो होगा सम धन आस। सम मतलब होता है संक्षिप्त और आस मतलब होता है कथन। अधिक से अधिक शब्दों को कम से कम शब्दों में कहना ही समास कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को इसको जो मूल शब्द है उसमें कह देना ही समास कहलाता है। और इसको हम अपने व्यवहारिक भाषा में अगर समझाएं तो जैसे कह लिया जाए कि आप लोग देखे होंगे अपने घर में गुजिया बनाना और एक्स्ट्रा मैदा या एक्स्ट्रा आटा को काट के निकालना, या कुंभकार द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाना और एक्स्ट्रा मिट्टी को अपने हाथ से काट के निकालना। तो जो मूल बन के आया, जो मिट्टी के बर्तन जो हमको मिला, जो हमको गुजिया के ढांचे में जो एक्स्ट्रा आटा निकला, वह हो गया एक्स्ट्रा शब्द निकालना, और जो मूल शब्द हमको मिला वही समास है। समास में कम से कम 2 पद होने चाहिए। वैसे हिंदी में 2 ही पद होते हैं। जैसे कहा जाए कि राजा का लड़का, यह समास नहीं है। इसको हम सामासिक भाषा में कहेंगे राजपुत्र। समास की एक विशेषता होती है कि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब इसमें आप लोग देखें, जैसे कहा जाए कि पत्ते की कुटिया, पत्ते की कुटिया को हम कह सकते हैं पण कुटी। सब अर्थ में कोई परिवर्तन आया नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ में कोई परिवर्तन समास में नहीं आता है। लेकिन अब इस राजपुत्र के 2 लड़के हैं। पहला क्या है? प्रथम पद, और दूसरा क्या है? अंतिम पद। इसको कहा जा सकता है पूर्व पद और उत्तर पद। तो इन दोनों पदों में अब राजा के अगर 2 लड़के होंगे, भल्लाल देव हैं और इस तरफ बाहुबली हैं, तो सिंहासन के लिए तो अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे ही। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझें कि एक राजा के 2 लड़के हैं और सिंहासन के लिए जब संघर्ष करेंगे तो इसमें विद्वानों की नज़र जब इस पर पहुँचती है तो उन्होंने इन्होंने युद्ध का जो परिणाम सोचा, हमारे विद्वानों ने यह सोचा कि इसमें 4 परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, 4 परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वो क्या है? पहली परिस्थिति ये है, या तो अब आप लोग अपने व्यवहारिक भाषा में हम बता रहे हैं कि एक राजा के 2 लड़के हैं और इसमें है प्रथम पद और दूसरा है द्वितीय या उत्तर पद। तो इसमें 2 लड़के हैं, सिंहासन के लिए युद्ध होगा, शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ये कहेंगे हम बड़े हैं, ये कहेंगे हम बड़े हैं। तो इस तरीके से इसमें विद्वानों की नज़र जब इसके युद्ध के परिणाम पे जाती है तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर इन दोनों में युद्ध होता है तो 4 परिस्थितियां पैदा होती है। पहली परिस्थिति क्या है? या तो प्रथम पद प्रधान होगा, पहली परिस्थिति, या तो प्रथम पद प्रधान होगा, अर्थात इसमें एक को प्रधान होना है, एक को गौड़ होना है, एक को राजा बनना है, एक को सेनापति बनना है। और इसमें विद्वानों की नज़र जब इस पर जाती है तो पहली परिस्थिति उन्होंने युद्ध का पहला परिणाम निकालते हैं, या तो प्रथम पद जो है
प्रधान होगा और दूसरा पद क्या होगा, गौड़ होगा। तो इसमें कौन सा समास निकल के आता है, अव्ययी भाव समास। प्रथम पद प्रधान किस में होता है, अव्ययी समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अब जब दूसरा निष्कर्ष विद्वानों ने निकाला, या तो उत्तर पद प्रधान होगा या तो उत्तर पद प्रधान होगा। तो उत्तर पद प्रधान होगा तो इसका मतलब ये हो गया, अब जैसे मान लीजिए हम यहां एक शब्द लिख दे रहे हैं तो आप लोगों को समझने में और आसान हो जाएगा। राजपुत्र मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं, तो आप राज को प्रथम पद मानिए और पुत्र को उत्तर पद मानिए। तो या तो राज प्रथम प्रधान होगा या तो पुत्र प्रधान होगा। तो पहली परिस्थिति हमने ये बताया, या तो प्रथम पद प्रधान होगा या तो उत्तर पद प्रधान होगा। अगर पुत्र प्रधान हो रहा है तो इसमें 3 समास आते हैं। कौन कौन से हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। या तो अब तीसरी परिस्थिति विद्वानों ने क्या निकाला, या तो भाई यह जीतेगा या तो यह जीतेगा। तीसरी परिस्थिति निकाला गया कि ना तो यही हारेगा ना तो यही हारेगा, अर्थात दोनों प्रधान होंगे। अब तीसरी परिस्थिति होगी दोनों प्रधान होंगे, दोनों प्रधान होंगे, दोनों प्रधान होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके अंतर्गत आता है एक समास जिसका नाम है द्वंद्व। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम इसको और व्याख्या कर रहे हैं। और चौथा है, अब चौथी परिस्थिति क्या होगी, अगर इन दोनों में युद्ध होता है तो ना तो प्रथम ही जीतेगा ना तो राज ही जीतेगा ना तो ही पुत्र ही जीतेगा, अर्थात कोई प्रधान नहीं है। जैसे बहुव्रीहि। अब देखें प्रथम पद प्रधान कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। इसमें उत्तर पद प्रधान में कितने आते हैं, 3 आते हैं, हालांकि हैं 8, लेकिन 3 मुख्य रूप से हैं, तत्पुरुष है, कर्मधारय है और द्विगु है। दोनों पद प्रधान होते हैं किसमें, द्वंद्व में। और जिस ऐसा पद जिसमें कोई प्रधान न हो वह है बहुव्रीहि। तो इस तरीके से हम समास को मुख्य रूप से यह इतने समास 90% क्वेश्चन इसी समास से आते हैं। और हम आप लोगों को एक चीज़ व्यवहारिक भाषा में हम याद करने का तरीका बता दें। अगर आप लोगों को याद न हो रहा हो तो एक हमारा ट्रिक याद कर लें, ब त क अब तक दादा। ये तो याद ही हो जाएगा आप लोगों को, व्यवहारिक भाषा में, सरल भाषा में हम आप लोगों को बता रहे हैं, अब तक दादा। अगर यह आप लोगों को याद है तो आप लोगों का 6 समास ऐसे ही तैयार है। आ से हो गया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। बा से हो गया बहुव्रीहि। ता से हो गया तत्पुरुष। का से हो गया कर्मधारय। और दा से हो गया द्विगु और दा से हो गया द्वंद्व। दा से हो गया द्वंद्व। इस तरीके से आप लोगों को 6 समास अब तक दादा से तैयार हो जाएंगे। अब हम एक एक की व्याख्या हम बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझा दें, और इसी में हमारे क्लास से ही आप लोगों का 90% से ज़्यादा तैयार हो जाएगा। सही क्लास वही होती है कि 90% से ज़्यादा
आप लोगों का यही क्लास सुनते सुनते तैयार हो जाए, 10% घर पे आप लोगों को रिवीजन करना हो, तो हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम 90% यही क्लास से सुन सुन करके तैयार हो जाएगा। अभी हम इसके बाद हम जो 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन हम परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है, जब उसकी चर्चा करेंगे तो आप लोग तुरंत बता देंगे खाली यही सुन करके। तो आप लोग देखें, अब तक दादा से 6 समास तैयार हो गया, और अब देखें अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में अभी हमने बताया कि प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, और वही अव्यय भी होता है। अव्यय भाव को बहुत सरल भाषा में हम आप लोगों को समझाएं कि जैसे दरवाजा है, इतना बड़ा दरवाजा केवल 2 कील पे, 4 कील पे लटक जाता है, वही कील क्या है, अव्यय शब्द है। जैसे आनु, प्रति, बे, यथा, और आनु, प्रति, बे, यथा, इस तरीके से आ, ये शब्द जितने हैं ये क्या हैं, अव्ययी। आप लोगों को अव्ययी भाव समास समझने की जरूरत नहीं है, बस यही इतने शब्द मुख्य रूप से आते हैं परीक्षा में, और अगर यही तैयार है तब ये भी नहीं देखने की जरूरत है कि इसमें अव्ययी भाव समास है कि नहीं। जहां इतने शब्द शुरुआत में आए, 90% से ज़्यादा समझ जाइए कि यह अव्ययी भाव समास है। जैसे कहा जाए आजन्म, आ शब्द अगर कहीं, अब इसमें देखें प्रधान कैसे है, यह आ शब्द प्रधान कैसे है, क्योंकि जन्म अगर हम बोलते हैं तो उसका अर्थ को दूसरा निकलता है, केवल जन्म, पैदा होना, और जब जैसे ही आ हम जोड़ते हैं पूरा अर्थ ही घुमा देता है कि जन्म तक, आजन्म माने पूरे जीवन भर, तो आजन्म का मतलब हो गया। तो इस तरीके से यह एक अव्ययी भाव अव्यय है, और यही क्या है, पूरे अर्थ को घुमा दे रहा है, वही प्रधान है, इसीलिए यह प्रधान है। तो इसका मतलब ये हो गया अव्ययी भाव समास में आनु, प्रति, बे, यथा, जैसे कहा जाए कि यथाशक्ति, यथाशक्ति, और कहा जाए अनुकूल, जितने भी शब्द आएंगे। अब आप लोग, अब यह बात अगर हमारी समझ में आ गई तो आप जितने भी क्वेश्चन उठाएंगे अव्ययी भाव से, सब लगभग इसी में मिल जाएगा। तो इस तरीके से अव्ययी भाव समास हो गया। प्रथम पद इसमें प्रधान होता है, और प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, और वही प्रधान होता है। दूसरा समास आता है तत्पुरुष। अब देखें, आज हम आप लोगों को यह क्लियर कर देंगे, ज़्यादातर संदेह होता है तत्पुरुष और कर्मधारय में, कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा कर्मधारय है, कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा बहुब्रीहि है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है आप लोगों को जब परीक्षा में जब बैठते हैं। तो आज क्लियर हो जाएगा। तत्पुरुष समास में हमने बताया, अभी इसके पहले हमने चर्चा किया, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, बताएं आप लोग, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। उत्तर पद प्रधान में तो हमने बताया था कर्मधारय भी है, उत्तर पद प्रधान में हमने बताया दृघु भी है, लेकिन इसकी विशेषता यह है तत्पुरुष की कि बीच के कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह कितने हैं, कर्ता ने, कर्ता से कोई मतलब नहीं है, कर्म कर्ता ने, कर्म को, कर्म को, कारण से संप्रदान के लिए, जैसे कहा जाए गौशाला,
तो कहा जाए गौ के लिए, गाय के लिए शाला मतलब घर, शिवालय शिव के लिए आलय। तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो आप लोग को तत्पुरुष ही बताना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, जहाँ पे दूरी होती है उसे जानते हैं आप लोग, उसे अपादान कहते हैं। यहाँ भी से है, यहाँ भी से है। इस से का प्रयोग करण से, किसी माने मैं साइकिल से इस बाजार जा रहा हूँ, वहाँ करण, वहाँ के लिए से का करण होगा। और जहाँ अपादान, जहाँ दूरी होगी, वह गांव से शहर जाता है, वहाँ दूरी है, वहाँ अपादान होगा, आप लोग जानते हैं। तो ये अपादान है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, और उसके बाद संबंध, संबंध में का की के आते हैं, और उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण मतलब जिस स्थान पे जो कार्य हो रहे हैं, जैसे लंका में राम और रावण का युद्ध हुआ, तो जिस स्थान पे जो कार्य होते हैं उसे अधिकरण कहते हैं। इसमें आता है मैं स्कूल में, मैं नदी में स्नान कर रहा हूँ, तो क्या है अधिकरण में मैं और पर आता है। तो ये इतने शब्दों का लोप हो जाता है जब उसको तत्पुरुष कहते हैं। कहा जाएगा राजपुत्र माने राजा का, अब का है संबंध दिखा रहा है, तो ये का लोप हो गया, ये का लोप हो गया, तो हो गया राजपुत्र। और उसके बाद कहा जाए देशभक्ति। अब देखिए, देश के लिए भक्त, हमेशा तत्पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता यही है। आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। आप लोग कारक चिन्हों को इसमें डाल के देखिए, को डालिए, नहीं वो बैठ रहा है, से को डालिए, के लिए को डालिए, से डालिए, का की के को डालिए, में और पर को, कोई न कोई इसमें सेट होगा, कोई न कोई देशभक्त के बीच में अवश्य बैठेगा अगर वह तत्पुरुष होगा। सबसे बड़ी पहचान यही है। तो जैसे कहा जाए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, या कहा जाए जन्मांध, जन्म से, अब से शब्द आ गया। जैसे आप लोग तोड़ेंगे बिना कारक चिन्ह के नहीं तोड़ सकते हैं, तत्पुरुष की सबसे बड़ी पहचान है। और जैसे कहा जाए कि राज दरबार, राज दरबार, राजा का दरबार, पराधीन। हमेशा जितने भी शब्द हम बोलेंगे, जितने भी शब्द आप लोग खोज करके देख लीजिएगा, उसमें कारक चिन्ह अवश्य में होंगे। जब इसको विग्रह करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे, इन दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह अवश्य आएगा। तो वह समझ जाइएगा कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। और अभी हम जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, अब आप जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आप लोग खुद आप करें, इसी में से सब मिल जाएगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इसके बाद आता है कर्मधारय। कर्मधारय की विशेषता यह होती है कि इसमें एक होगा विशेष और दूसरा होगा विशेषण, एक होगा उपमेय, एक होगा उपमान। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि इसमें कारक चिन्ह आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे कहा जाए आप लोग जानते ही हैं कि इसकी परिभाषा आप लोग खुद बताएं। हमने बताया है कि कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होते हैं, दीर्घ में उत्तर पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होते हैं। और विशेषता क्या है इसमें, विशेष और विशेषण। इसमें दो पद में कोई न कोई पद अवश्य या तो विशेष से होगा या तो विशेष से होगा
या विशेषण होगा। तो या तो उपमेय होगा या तो उपमान होगा। तो कर्मधारय की सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरी पहचान हम बता रहे हैं, जैसे कहा जाए महात्मा। आत्मा तो है लेकिन उसकी एक विशेषता है, महान है, महान आत्मा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये महाशब्द क्या है, यह विशेषण है। तो इन दोनों पद में से जरूरी नहीं है कि पहला ही पद विशेषण हो, इसमें ए भी विशेषण हो सकता है, द्वितीय पद भी विशेषण हो सकता है, प्रथम पद भी विशेषण हो सकता है, दोनों पद विशेषण हो सकते हैं, दोनों पद विशेष हो सकते हैं, या दोनों पद विशेष और विशेषण में से कोई न कोई पद अवश्य होगा। और बीच में आप कारक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा परीक्षा में। अगर आपके मन में ये आए कि यह जो है तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष मतलब है कारक चिन्ह लगाएंगे। कारक चिन्ह इसमें लगा के देखिए सेट हो रहा है, नहीं। महा का आत्मा बोलेंगे कि महाने आत्मा बोलेंगे, महा से आत्मा बोलेंगे, जितने भी कारक चिन्ह आप लगा के देखिए, इसमें कोई भी सेट नहीं होगा। अर्थात यह कर्मधारय तत्पुरुष नहीं है, यह क्या है, एक विशेष है और एक विशेषण है, अर्थात कर्मधारय है। जैसे कहा जाए नील गाय। गाय तो है लेकिन कैसी है, नीली है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब इसमें नीली की गाय, नीला के गाय, नीला से गाय, नीला पर गाय, कोई भी कारक चिन्ह आप बीच में नहीं लगा सकते हैं। कर्मधारय की सबसे बड़ी विशेषता यह है। अब इसके बाद आता है द्विगु। द्विगु में क्या होते हैं, प्रथम पद क्या होते हैं, संख्यावाचक होते हैं। जैसे कहा जाए चौराहा, नवरत्न, और कहा जाए त्रिफला। पहला पद क्या होगा, हमेशा संख्यावाचक होगा। तो इसमें दीर्घ में भी उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक। ये आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप नवरात्रि, इस तरीके से जैसे भी संख्यावाचक शब्द देखिएगा वो समझ जाएगा कि कौन सा समास है, दीर्घ समास है। और फिर उसके बाद आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास की विशेषता ये होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें एक कोई तीसरा प्रधान होता है। जैसे कहा जाए लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात जहां आप अर्थात लगाइएगा, कोई भी शब्द हो, जरूरी नहीं है। अब क्या है कि इसको तोड़ने पे क्या होगा, लंबा है उदर जिसका। ज्यादातर भगवान के जितने भी उपनाम हैं, पर्याय हैं, वो क्या किस में आते हैं, त्रिगु में आते हैं। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है, अब जरूर भगवान के नाम नहीं देते हैं। जैसे लंबोदर है और क्या नाम से पीताम्बर है, इस तरीके से जितने भी शब्द हैं अब नहीं देते हैं, अब देता है सपरिवार। अब इस तरीके के शब्द दिए जाते हैं। और इस तरीके से जितने भी शब्द हैं, कहा जाए वज्र देह। वज्र है देह जिसकी, अर्थात जहां भी आप अर्थात लगाएंगे समझ जाइएगा कि बहुव्रीहि समास है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे की तरफ संकेत किया जाता है। जैसे कहा जाए लंबोष्ठ। लंबा है ओष्ठ जिसका, अर्थात ऊंट। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात। हमेशा अर्थात करके एक तीसरे व्यक्ति को प्रधान बताया जाता है, वो समझ जाइएगा कि कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। और आता है द्वंद्व। बाकी बात बोल दीजिएगा कि अब जो है द्वंद्व में क्या होता है, ना तो प्रथम पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। जैसे राम सीता। राम भी प्रधान है, सीता भी प्रधान है। राम और सीता, इसमें 2-3 शब्द याद रखिएगा। राम सीता, राम कृष्ण, दिन रात,
तो इस तरीके से या और प्रायः इन दोनों के बीच में आते हैं। इस तरीके से समास हमने साथ में आप लोगों को समझा दिया और इसके तमाम अभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना है, वो हम अगले बैच में अगले क्लास में बताएंगे।